साथियों नमस्कार। आज आप सबके सामने राष्ट्रीय राजनीति की समीक्षा के तौर पे मैं आया हूँ। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। साथियों, राष्ट्रीय गरिमा पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों के ऊपर बनाई गई है। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी नेताजी जैसा चाहते थे वैसा देश बनाना चाहती है। नेताजी चाहते थे ये देश समृद्ध हो, सशक्त हो और दुनिया में अपनी पहचान दिखा सके। यदि नेताजी आज हमारे बीच होते या इस देश को नेताजी का नेतृत्व करने का मौका मिला होता तो ये मान के चलिए कि आज हम किसी एक दूसरे ही भारत को देख रहे होते। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि नेताजी को इस देश की कमान संभालने का अवसर नहीं मिल सका। साथियों, देश की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और नेताजी इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी और नेताजी में केवल एक ही बात को लेकर विरोध था। नेताजी चाहते थे कि हम आज़ादी लड़के लेंगे, हम आज़ादी हिंसा की बात हिंसा के माध्यम से करके लेंगे, हम झुक के आज़ादी नहीं लेंगे। लेकिन गांधी जी का सोचना ये था कि हम बिना हिंसा किए हुए आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी अहिंसावादी तरीके से आज़ादी के पक्षधर थे। नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए स्वयं सेना तैयार की, जर्मनी के सहयोग से सेना तैयार की और अंग्रेजों को अपनी सेना के माध्यम से इस देश को छोड़ने के लिए विवश किया। ये एक देश का ये भी दुर्भाग्य रहा कि नेताजी जिंदा होते हुए भी देश के समक्ष कभी नहीं आ सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसे प्रमाण मेरे पास लिखित में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि देश की आज़ादी के समय अंग्रेज़ों से नेताजी के विषय में संधि की गई थी, जिस कारण नेताजी इस देश के सामने प्रकट नहीं हुए। खैर, जो हुआ वो वापस नहीं लौट सकता। लेकिन आज ये युग हमारा है, इस युग में हम जी रहे हैं। जो काम तत्कालीन समय में महात्मा गांधी और नेताजी कर रहे थे इस देश के कल्याण के लिए, वह काम अब हमारे हाथों में आया है, वह दायित्व अब हमारे हाथों में आया है। आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, लेकिन जो आज़ादी इस देश को मिली है वह आज़ादी अधूरी सी प्रतीत होती है, क्योंकि इस देश से अत्याचार, अनाचार और शोषण अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस देश से अत्याचार, अनाचार और शोषण पूरी तरह समाप्त होना चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से आज़ाद समझेंगे। आज शक्तिशाली लोग दुर्बलों पर, शक्तिहीन लोगों पर आज भी अत्याचार कर रहे हैं और शोषित हो रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं समय समय पर, जिनका आज के परिप्रेक्ष्य में, जब वो घटनाएं सामने आती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आज़ाद देश के परिप्रेक्ष्य में जब वे घटनाएं दिखती हैं तो ऐसा लगता है कि आज भी भारत कहीं ना कहीं अंग्रेजियत या अंग्रेज़ों की मानसिकता का गुलाम है। आज भी इस देश से अंग्रेजियत और अंग्रेजी मानसिकता ऐसा लगता है पूरी तरह गई नहीं है। आज देखिए, किसी भी देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर नागरिक के लिए अलग थोड़ी सी कानूनी व्यवस्था है। सभी लोगों के लिए कई मामलों में एक जैसा कानून नहीं है। कानून में अभी बहुत सारे संशोधनों की आवश्यकता है, जो इस देश की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को देखते हुए उसे करने की आवश्यकता है। साथियों, ये तो विषय काफ़ी लंबा होता चला जाएगा। हमारा जो आज का मुद्दा है वह है राष्ट्रीय राजनीति की समीक्षा। राष्ट्रीय राजनीति की समीक्षा हमने जो मुद्दा रखा
उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्र के अंदर किस तरह की राजनीति हो। दोस्तों, हमारा मानना यह है कि जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो जो भी दल राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता निभाते हैं उनकी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैं उदाहरण आपके सामने दो पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये वर्षों पुराना मुद्दा था, धारा 370 की लड़ाई का और राम मंदिर निर्माण का। ये सदियों पुराना, मतलब सदियों तो नहीं बोलूँगा, हाँ, लेकिन दशकों पुराना मुद्दा रहा। ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने, खैर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा तो कोर्ट के जरिए पूरा हुआ, लेकिन 370 धारा जो ख़त्म की भारतीय जनता पार्टी में, हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उसको जो पूरे किए, उन्होंने जैसी बोला वैसा किया, चाहे देर सवेर किया, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी ने किन मुद्दों को उठाया था जिनको वो पूरा नहीं कर पाई या उस पूरा करने में उस तरफ कोशिश नहीं हुई। जैसे एक मुद्दा है बेरोजगारी का। आज बेरोजगारी इस देश की गंभीर समस्या है। पढ़ा लिखा युवक जो पढ़ लिखता है, पढ़ लिख कर वो चाहता है कि मैं प्रदेश और देश की सेवा करूं, सरकारी नौकरी में जाऊं, सरकारी नौकरियों की वे तैयारी करता है। लेकिन जब सरकार नौकरियां ही नहीं निकालती तो वो युवक कहाँ जाए जिसने अपना पूरा जीवन पढ़ लिख के अपने आप को प्रदेश और देश की सेवा के लिए तैयार करने में लगाया। अगर हम उससे अब ये कहें कि भाई तू पकौड़ों की दुकान खोल ले, या तू चाय की दुकान खोल ले, या तू होटल खोल ले, तो वह युवा मानसिक रूप से इस और तैयार नहीं होता। फिर यदि उसे पकौड़ी की दुकान खोलनी है, यदि उसे चाय की दुकान खोलनी है, यदि उसको होटल ही करनी है, तो उसे पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? जब उसने पढ़ाई की है तो उसको उसकी शिक्षा के अनुरूप, उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिलना चाहिए। अब ये काम कौन करे? ये काम सरकार का ही है। सरकार यदि सरकारी नौकरियां देने में अक्षम है तो सरकार को ऐसे साधन संसाधन निर्मित करना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने कैलिबर के अनुरूप स्वयं का व्यवसाय कर सके या स्वयं का कोई कारोबार कर सके। यदि पढ़ा लिखा युवा को आप उद्योग के क्षेत्र में या लघु उद्योग के क्षेत्र में या किसी अच्छे व्यापार के क्षेत्र में उतारना चाहते हैं तो आपको इतनी उसको सुविधाएं देनी होंगी। लेकिन वह सुविधाएं भी इस देश में आसानी से नहीं मिलती। आज व्यापार करना इस देश में आसान नहीं है। आज उद्योग स्थापित करना इस देश में आसान नहीं है। आज भी जो उद्योग लगाता है उससे पूछें आप, कितने प्रकार की उसको एनओसी लेनी पड़ती है, कितने सरकारी विभागों में चक्कर काटने पड़ते हैं। सरकारी विभागों में कोई व्यक्ति काम कराने जाता है तो बिना रिश्वत के उसका काम नहीं होता है। जो काम 2 दिन में होना चाहिए उसके लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये सब अव्यवस्थाओं को दूर करने का काम कौन करेगा? इन सब अव्यवस्थाओं को दूर करने का काम सरकार को ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या सरकारें ऐसा काम कर पा रही हैं? एक बात और हमारे देश में जो बहुत बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार की। वो भ्रष्टाचार कब तक समाप्त नहीं होगा? जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें समाप्त नहीं होंगी। भ्रष्टाचार की जड़ें क्या हैं? भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीति में समाहित हैं। कोई माने या ना माने, मेरा मानना यह है कि भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीति में समाहित हैं। यदि राजनीति से भ्रष्टाचार, राजनीतिज्ञ अगर ये चाहें कि हमें भ्रष्टाचार नहीं होने देना है और ना ही हम भ्रष्टाचार करने देंगे, तो फिर आप देखिए कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है। कतई नहीं हो सकता, किसी विभाग में नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब हम सब जानते हैं। अब है क्या व्यवस्था? आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते भ्रष्टाचार का। क्यों? जब तक आप उसका कोई प्रमाण ना दे दो। कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करता है तो वो क्या प्रमाण छोड़ के भ्रष्टाचार करेगा? वो तो किसी कारण किन प्रकार 1000 आदमी में एक भ्रष्टाचारी पकड़ाता है या 2 भ्रष्टाचारी पकड़ाते हैं, या जो अति करता है वह पकड़ाता है। लेकिन सब भ्रष्टाचारी, तो हम सब भ्रष्टाचार का भी हम सब कहीं ना कहीं हिस्सा सा बन गए हैं। हम सबको
चाहे मैं स्वयं क्यों ना हूं, हम सबको कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचारी रूपी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हमको उलझना पड़ता है। तो आज स्थिति यह है कि अगर हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो तो हम सबको ही सुधार करना पड़ेगा, हम सबको एक विचारधारा में सुधार करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार एक कुविचार है। अगर व्यक्ति अपनी वैचारिक रूप से ये सोच ले कि नहीं साहब मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना, ना मैं रिश्वत लूँगा ना मैं रिश्वत दूंगा, अगर हम इस प्रक्रिया में आ जाते हैं तो भी भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज सारे राजनीतिक भ्रष्ट हैं। गंदगी का परसेंटेज जब जहाँ कहीं बढ़ जाता है तो वह उछल के दिखने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग भ्रष्ट हैं। संसार में, हमारे देश में बहुत लोग ईमानदार हैं, लेकिन वे ईमानदारों का क्या होता है हश्र, वो भी हम देखते हैं। उनको अच्छी पोजीशन नहीं मिलती, उनको काम करने का अच्छा अवसर नहीं मिलता, उनको कहीं ना कहीं किनारे लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह ईमानदारी से चलना चाहता है। जब ईमानदारी से चलता है तो बहुत सारी जगह काना मात्रा लगाता है। जब वो काना मात्रा लगाता है तो वह दूसरों को पसंद नहीं आती। जब दूसरों को पसंद नहीं आती तो उसको किनारे कर दिया जाता है। यदि हम इसके अंदर हमको एक मूलभूत सुधार करने की ये बात है कि हम सब राष्ट्रीयता के भाव से, राष्ट्रीयता, राष्ट्र भाव का बोध हम सब में हमेशा होना चाहिए। राष्ट्रीयता का बोध हम सब में हमेशा होना चाहिए। इस राष्ट्र पे हर व्यक्ति का समान अधिकार है, चाहे वे इस देश के अंदर झाड़ू लगाने वाला आदमी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो। इस देश पर सबका एक समान अधिकार है, लेकिन अपने अपने कैलिबर से अपना अपना स्थान व्यक्ति प्राप्त करता है। दूसरी आवश्यकता इस देश के अंदर जो दूसरी आवश्यकता है वो ये है कि देश का हर नागरिक शिक्षा के तौर पे शिक्षा प्राप्त करे और वह शिक्षित हो। कम से कम 10th और 12th क्लास तक इस देश का हर व्यक्ति शिक्षित हो, ये एक अनिवार्यता होनी चाहिए। जब तक हम देश को पूरी तरह शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम शोषण नहीं रोक पाएंगे। एक शिक्षित और योग्य व्यक्ति अपने ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में ज़्यादा सक्षम होता है बनस्पत अशिक्षित व्यक्ति के। अशिक्षित व्यक्ति को लड़ाई लड़ने के तरीके नहीं पता होते, इस कारण से उसका शोषण ज़्यादा होता है। यदि हम इस बात में कामयाब हो जाएं कि हर व्यक्ति को कम से कम 10th क्लास तक शिक्षा मिल जाए तो आप ये मानिए कि ये हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे। आप देखिए, जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तो हर मंच से काले धन की बात होती थी। आज किसी भी मंच से काले धन की बात नहीं होती है। क्या ये वाला मिशन पूरा हो गया? क्या काला धन आ गया? क्या काले धन पे सरकार की जो भी कार्रवाई थी वो पूरी हो गई? क्या हुआ? इस पर आज कोई नहीं बोलता है। तो राष्ट्रीय राजनीति की जो समीक्षा हो रही है उसमें जो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पे उठाए जाते हैं उनका पालन बराबर होना चाहिए। उस पे पालन होती हुई कार्रवाई हमें दिखना चाहिए। 2014 के पहले काले धन की बात हुई, आज 2020 हो गया, काले धन के विषय में चर्चा पूरी तरह बंद हो गई। क्या ये मिशन चुनाव जीतने तक था या वास्तव में ये राष्ट्र का एक बहुत बड़ा मिशन था? क्योंकि राष्ट्र के सामने ये मिशन एक बड़े तौर पे प्रस्तुत किया गया कि भाई काला धन विदेशों में जमा है, बहुत बड़ी राशि है और ये राशि को देश ला के रहेगा। लेकिन आज इस पे कोई चर्चा नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं है। तो ये जो चर्चा नहीं है, ये चर्चा लगातार बनी हुई रहना चाहिए।
शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति आई है। ये बात ठीक है कि नई शिक्षा नीति में, क्योंकि उस नई शिक्षा नीति का मैंने अध्ययन नहीं किया है, अभी जो नई शिक्षा नीति के विषय में मूल बिंदु समझे हैं, उससे ये समझ तो आया है कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी उससे उत्तम नई शिक्षा नीति है। और कभी भी कोई बदलाव पुरानी व्यवस्था में होता है तो उसकी कमियों को ध्यान में रखते हुए ही नया बदलाव किया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पुरानी शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति बेहतर होगी, ये मैं वैसे ही स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या ये शिक्षा नीति जो वर्तमान की नई शिक्षा नीति है, क्या इस नई शिक्षा नीति से हमारा जो शिक्षित युवा है वो बेरोजगारी की लाइन में तो नहीं खड़ा होगा? इसका ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। और जो युवा वर्तमान में पढ़ लिख के बेरोजगारी की लाइन में लगे हुए हैं, उनको हम कैसे उनका जीवन बना सकते हैं, इस विषय में चर्चा होनी चाहिए और इस विषय में कोई बहुत बड़ा कदम सरकार को उठाना चाहिए। आज 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत सरकार ने रोजगार धंधों के लिए दिया है। लेकिन इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में जब आज एक वह युवा जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, कहीं वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो अगर खुद का काम धंधा करना चाहता है और बैंक जाता है लोन के लिए, तो बैंक उसको कोई भाव नहीं देती। ऐसे कई युवाओं से मेरी बात हुई, मैंने खुद ही उनको भेजा कि जाओ बैंक जाके बात करो, तुमको बैंक लोन देगा, तुम उनकी खाना पूर्ति पूरी करो। तो वह निराश होकर चले आते हैं कि साहब हमको कोई रोल नहीं मिल रहा। तो ऐसी अवस्था में एक पोर्टल सरकार का ऐसा होना चाहिए बेरोजगारों के लिए कि वह वहाँ रजिस्ट्रेशन कराए और वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के बैंक जाए, बैंक में उसको लोन की सुविधा मिले। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है सरकार की, लेकिन उससे नए युवा, एक तो युवाओं को जानकारी नहीं है कई चीज़ों की, और जिनको जानकारी है वह भी उस प्रक्रिया का जब पालन करते हैं तब भी उसको वो व्यवस्था का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो कहाँ चीज़ें गड़बड़ा रही हैं और कहाँ चीज़ों को सुधारा जा सकता है, ये देखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि चुनाव के अंदर जो वादे किए जाएं वह निभाए जाएं, और अगर निभा नहीं पा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई मापदंड होना चाहिए। हमने देखा है चुनाव के समय हम वादा कुछ करते हैं लेकिन काम कुछ करते हैं। एक और मुद्दा है जो लोकसभा चुनाव 2014 के पहले उठाया गया था, वो था डीजल पेट्रोल के दामों की वृद्धि का। उस समय डीजल पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही काफ़ी ज़्यादा थे और उस समय जरा भी डीजल पेट्रोल पे वृद्धि होती थी तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब डीजल पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन सरकार द्वारा लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो यहाँ भी हमें विरोधाभास देखने को मिला। चुनाव के पहले जिस चीज़ का विरोध किया गया, बाद में उसी का समर्थन किया गया। ऐसा क्यों? तीसरी बात एफडीआई का है। एफडीआई में भी सरकार पहले 49% एफडीआई का विरोध करती थी, आज 100% एफडीआई लागू कर दी गई। इससे क्या होगा? इससे विदेशी कंपनियां यहाँ आएंगी, अपना स्थान जमा लेंगी और उनको टक्कर देना हमारे यहाँ के लोगों को कठिन होगा। हमारे यहाँ के लोगों को, अगर हम विदेश से हमारा आयात कम हो, निर्यात ज़्यादा हो, इसके लिए सरकार को अपने यहाँ प्रोडक्शन, अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और घर घर उत्पादन पैदा करने की क्षमता युवाओं में पैदा करनी होगी। युवाओं को इस योग्य तैयार करना पड़ेगा कि वह उत्पादन के क्षेत्र में आगे आए और छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने में आगे आए, लेकिन इसके साथ साथ
जो वे उद्योग लगाएं उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो माल को निर्यात किया जा सके। यदि हम आयात की तुलना में जब तक निर्यात नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा रुपया डॉलर की तुलना में ऐसे ही गिरता चला जाएगा। इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हमेशा रुपये का डिवैल्यूएशन होता रहेगा। रुपया नीचे आने का कारण ये है कि हमारे यहाँ निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। आयात और निर्यात अगर हमने बैलेंस कर लिया या निर्यात को हमने बढ़ा लिया तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हमारा रुपया भी दमदार होगा और इस देश को अच्छा रोजगार मिल पाएगा, इस देश के युवा अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। सरकार सरकारी विभागों में नौकरियों को कम कर रही है, तो उद्योग नीति को ऐसी बनाई जाए जिसके कारण एक साधारण सा युवा भी कोई छोटा सा भी यूनिट डालना चाहे तो उसको कोई संशय पैदा नहीं हो, फटाक से जाके वो अपनी यूनिट डाल ले, अपना कारोबार चालू कर ले और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। यदि हम इतना करने में सफल हो गए तो आप ये मान के चलिए कि वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व में बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। तीसरी जो हमारी अगली हमारी जो बात है उसमें यह है कि आज हमारे सारे पड़ोसी देश हमें आग दिखा रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये हमें आग दिखा रहे हैं। सरकार अपने स्तर पे इसमें काम कर रही है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन ये आग दिखाने की अवस्था में आ क्यों पा रहे हैं? नेपाल जैसा देश जो हमारा दोस्त हुआ करता था, वे भी आज हमारे विरुद्ध खड़े होने की चेष्टा कर रहा है। ये हमारी विदेश नीति में कहाँ क्या कमजोरी रह रही है जो नेपाल जैसा देश हमारे विरुद्ध जाके खड़ा हो रहा है? चाइना जैसा देश हमारी भूमि पे आके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चाइना का साथ लेके अपनी दम दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सब बातें हैं राष्ट्रीय राजनीति की, इसके अंदर देश को, देश की सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उद्देश्यों को अपनाना चाहिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रणनीति को अपनाना चाहिए। जो भी देश हमको कमज़ोर समझने की कोशिश करता है या कमज़ोर समझता है तो इसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मोदी जी इस मामले में ठंडा रवैया नहीं अपनाते हैं, लेकिन अभी उनका रवैया थोड़ा ठंडा हमें दिख रहा है। उन्होंने चुनाव के पहले जो दृढ़ता और जो दबंगता दिखाई थी, हम वैसे ही मोदी जी को देखना चाहते हैं। वही दृढ़ता इन मोदी जी में देखना चाहते हैं, वही दबंगता देखना चाहते हैं और जो वह कहते थे हम चाहते हैं कि वो करके भी दिखाएं। और हमें उम्मीद है, हमारी भारत देश बहुत मजबूत देश है। प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो किसी कमज़ोर देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बहुत ताकतवर देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी सक्षमता के साथ हैं, पूरे बहुमत के साथ हैं। इनको किसी के आगे झुक के बात करने की कहीं से कहीं कोई आवश्यकता नहीं है और इनका स्वभाव भी नहीं है झुक के बात करने का। जहाँ तक अभी तक हमने महसूस किया है कि हमारे प्रधानमंत्री का झुक के बात करने का कोई स्वभाव नहीं है। इस बात का हमें गर्व है और हम चाहते हैं कि वह वैसी ही दबंगता, वैसी ही सक्षमता इस देश के अंदर वापस देश के लोगों के बीच में प्रकट करें और इन जो विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे ऊपर नज़र उठाने की कोशिश कर रहे हैं या हमें धमकाने की या डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्दे पे भारत का एक एक नागरिक एक एक बच्चे से छोटा सा बच्चा भी भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारा देश का कोई भी व्यक्ति, हमारी राजनीतिक भेदभाव हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पे हम सब एक हैं, सारी पार्टियां एक हैं, सारी पार्टियां प्रधानमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री को कहीं से कहीं तक हमारे देश की पार्टियां कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करती हैं। यह हमारा वचन है प्रधानमंत्री के साथ कि हम राष्ट्रीय मुद्दे पे चाहे हमारी गर्दन कट जाए हम उनके साथ रहेंगे और उस मुद्दे पे ना हम उनकी आलोचना करेंगे, ना उनकी आलोचना करने वाले को स्वीकार करेंगे।
लेकिन इस आंख दिखाने वालों को कहीं ना कहीं सबक सिखाना चाहिए, वो सबक सिखाया जाए, ये हमारी उनसे अभिलाषा है और ये हमारी उनसे इच्छा है। साथियों, जो आज हमने राष्ट्रीय राजनीति की समीक्षा की, उसमें हमने दो पहलुओं पे बात की। देश में क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा होने की गुंजाइश है, क्या अच्छा होना बाकी है। अच्छा होना यह बाकी है कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाना बाकी है। हम हमारे हर युवा को, हर युवा, योग्य युवा को, शिक्षित युवा को अपने पैरों पे जल्द से जल्द खड़ा करें। इस दिशा में हमें काम करना होगा। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी ने एक योजना बेरोजगार युवाओं के लिए बनाई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। सेवा वाहिनी के नाम से हमने एक और संस्था बनाई है। उस सेवा वाहिनी के नाम से हम उस संस्था में ऐसे बेरोजगार युवकों को निःशुल्क सारा मार्गदर्शन देने की व्यवस्था करा रहे हैं। उन्हें कोई शुल्क नहीं देना, उन्हें किसी प्रकार का। हम इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, लघु उद्योग स्थापित कराने के लिए, कंसल्टेंसी शुरू कराने के लिए, कोई किसी काम में एक्सपर्ट है तो उसको, उसकी एक्सपर्टनेस को के माध्यम से वे कैसे रोजगार प्राप्त कर सकता है, उसमें कैसे दूसरों के काम आ सकता है, जो उद्योग स्थापित कर सकता है वो कैसे उद्योग स्थापित कर सकता है, उसको कहाँ से कैसे लोन की व्यवस्था होगी, कैसे भूखंड की व्यवस्था होगी, कैसे मशीनरी की व्यवस्था होगी, कैसे किस प्रकार के उसको मैनेजमेंट की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से वो अपनी मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाता है तो मार्केटिंग करेगा। इस सब के लिए हमने सेवा वाहिनी के नाम से एक संस्था और बनाई है जो हमारे बेरोजगार युवकों को निःशुल्क सब प्रकार की सेवा देने के लिए तत्पर है। तो बेरोजगार भाइयों से मैं ये कहूँगा कि वह हमसे, उनको कोई सहयोग लगता है तो वह हमसे सहयोग ले सकते हैं। हम उनको निःशुल्क सहयोग देने के लिए तत्पर खड़े हैं और हमारे को सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि वो हमारा बेरोजगार भाई रोजगार से लग जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात होगी और सबसे बड़ी गर्व की बात होगी। साथियों, आप लोगों ने हमको सुना, हमारे को आपने समय दिया, अपना मूल्यवान समय देकर हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।